हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम करते हैं 8 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी क्वेश्चन। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी की सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हम आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं एनटीपीसी सीवीटी 1 का। और इसमें गाइज हम 45 प्लस वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो गाइज। अगर आप सीवीटी 2 की तैयारी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये वीडियो, ये जो सीरीज़ है ना गाइज़, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अगर गाइज़ आपने इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लिया और इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ गए, जिस तरीके मतलब बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मैंने इसमें समझा रखा, कोई भी सवाल स्किप नहीं कर रखा, ठीक है गाइज़, तो आप 100% स्कोर कर सकते हो आप ग्रुप डी और सीबीटी 2 के अंदर। क्योंकि गाइज़ जो सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो सिलेबस है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कोऑर्डिनेट की ज़्यादा हमारी आ जाती है और एक हमारा स्टैटिक के क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें, मीन मीडियन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में नहीं पूछते। तो इन वाले क्वेश्चन को हम बहुत कम करते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन हमें आते नहीं है, ना हमें टाइप आती है। तो इसमें मैंने इसकी बहुत अच्छी तरीके से समझा रखे हैं। इस वाले जो सेट में ना गाइज, ये आज वाला जो सेट है, ये 8 फरवरी 2021 के, इसके अंदर भी जो है क्वेश्चन 4 से 5 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो हमारे 11th क्लास, 11th और 12th की मैथ के क्वेश्चन हैं। 12th की मैथ के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से बहुत ध्यान से देखते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी अकेला शेष कार्यों को कितने दिन में पूर्ण करने में सक्षम होगा। तो गाइज यहाँ से मैं कैपेसिटी निकाल लूँ दोनों की, कि ए जो है 12 दिन में किसी काम को करता है और बी जो है किसी काम को 18 दिन में करता है। यहाँ से कैपेसिटी आ जाएगी, एलसीएम 36 आएगा। ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 3, बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। अब कहता है कि ए ने शुरू के 3 दिन काम किया, तो ए ने भाई 3 दिन काम किया, ए की कैपेसिटी कितनी है 3, और 3 काम करके कितना काम कर लिया उसने 9। अब 36 में से 9 बचा कितना काम, 27 काम बचा। अब कह रहा है बी अकेले शेष कार्यों को कितने दिन में पूर्ण करने में सक्षम है। तो बी 27 काम को कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा भाई 2 की वजह से 13.5 दिन में, ठीक है। तो बचा हुआ काम 13.5 दिन में बी काम कर पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस, इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अब देखो, ये जो है हमारा 9-10 का क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं करा पहले, तो अगर आप टच में नहीं थे तो आप इसको नहीं कर पाओगे, अगर आप टच में तो आप इसको कर सकते हो। तो एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं, एक x1 और एक y1 और एक x2 और y2, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होगा लाइन की, इस लाइन की यहाँ से लेके जो लेंथ होगी, इसकी मेरे से लंबाई पूछ रहा है। कह रहा है ये एक वर्ग है, मतलब क्वेश्चन के अंदर तो ये कहना चाह रहा है कि एक वर्ग है और जिसकी साइड ना ये डी डी है, ठीक है। 2 पॉइंट दे दिए मुझे, तो कह रहा है कि अब इसकी डी की लेंथ बताइए, इस वाली डी की लेंथ बताइए। तो इजी है गाइस, इस डी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस इतना सा फॉर्मूला है गाइस। x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक की जगह मैं यहाँ पे मैंने 5 और 2 मानता हूँ, और ये क्या है मेरा, ये हो गया 2 माइनस 2 जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। तो x2 क्या है यहाँ पे, x2 मेरा क्या है 5, और 5 में से मैं माइनस कर दूंगा 2 को, तो 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2। देखो कि y2 क्या है यहाँ पे 2 है, तो भाई y2 मैंने यहाँ पे क्या है 2, और माइनस, और y1 कितना है हमारा माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। तो ये तो कितना हो जाएगा इस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो आंसर कितना आ गया हमारा 25, और रूट के बाहर निकालूंगा तो इसकी कितना आ जाएगा 5। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारी 5 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। गाइस समझना क्वेश्चन, 20 बंदे हैं, अब वो क्या एक बंदा 19 बंदों से हाथ मिलाएगा ना, एक बंदा 19 बंदों से हाथ मिलाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है 20 × 19, मतलब n बंदे हैं
तो ये क्या n-1 से हाथ मिलाएगा, तो क्या होता है n इंटू n-1, और हाथ कितने होते हैं भाई, 2, मतलब एक सेकंड में 2 हाथ मिलेंगे, ठीक है, एक 2 हैंड मिलेंगे, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है n-1 अपॉन में 2। तो मैंने इसको करा तो भाई कितना आया, 190 बार शेक हैंड होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा पहली 100 धनात्मक पूर्ण संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। गाइस कहना चाह रहे हैं कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। तो गाइस मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, देखो अगर मैं देखता हूँ, अगर 9, 1 से लेके 9 तक डिजिट है, 1 9 नहीं 12 लेता हूँ मैं, 1 2 3, एग्जाम्पल लेता हूँ, इससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो यहाँ से देखो, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूँ, लास्ट वाले डिजिट को 12 को मैं डिवाइड कर दूँ 3 से, तो 4 संख्याएं जो क्या 3 से डिवाइड है। तो 4 संख्या कौन सी 3 से डिवाइड है, देखो एक तो 3 डिवाइड होगी, और एक 6 डिवाइड होगा 3 से, एक 9 डिवाइड होगा, और एक 12 खुद अपना अपन डिवाइड होगा। अगर 12 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ, तो 4 से जो डिवाइड होंगी वो संख्या आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 3। तो कौन कौन सी होंगी, एक तो 4 खुद में होगा, एक 8 होगा, और एक 12 होगा, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना भाई, देखो एक, अब इन दोनों का एलसीएम भी लेना पड़ता है। जब मैंने 3 और 4 है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12, तो मुझे अब 12 वाला भी देखना पड़ेगा। तो 12 से कितनी संख्या डिवाइड है, एक संख्या डिवाइड है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 12। इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो एक तो 4 है और 3 और एक माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा 6। क्यों, देखो देखो भाई, 3 से जो डिवाइड है वो कौन कौन सी है, एक 3 है, एक 6 है, और एक 9 है, और एक 12 है। और 4 से देखूँ मैं कौन सी है, एक 4 है, एक 8 है, और एक 12 है। 12 दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो 12 को जो एक बारी तो ऐड किया जाएगा, ठीक है, 12 को जब एक बार ऐड किया जाएगा, देखो ये कितनी है 3 संख्या है, और ये कितनी संख्या है 2, ठीक है। तो ये तो 5 हो गई, और 12 को एक बार ऐड किया जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे 6। तो गाइस हम क्या करते हैं कि 12 को पहले 3 और 4 को तो बराबर निकाल लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 12। अब जब 12 का एलसीएम लिया, तो 12 से जितनी संख्या डिवाइड है ना, उससे उसको माइनस कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि 100 संख्या 1 से लेकर 100, तो मुझे दिख गया, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 99 आती है, मतलब ठीक है 33/1/3 आता है। तो 33 संख्या क्या है, डिवाइड है 3 से। अब 4 से देखो भाई, 100/4 कितना होता है, 25 संख्या डिवाइड हो जाएंगी 4 से, 25 संख्या 4 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर मैं 12 से देखूँ, तो 12 से कितनी डिवाइड होंगी, 100/12, 12 8 96, ठीक है, 12 8 96 होता है। अब मैं 4/12 को मेरे को लिखना नहीं है, 1/3 की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं 8 ही लिखता हूँ। अब क्या करूँगा, 12 वाले को माइनस कर दूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये 3 और 5 कितने हो गए, देखो ये तो कितने हो गए हमारे 558 हो गए, ये दोनों 58 हो गए, और ये वाला -8 करा तो कितना हो गया हमारा 50 आंसर आ जाएगा। ठीक गाइस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा ए। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो दोबारा इसको देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, A/B 3/4 है और D/B 4/3 है, तो ए और डी का अनुपात ज्ञात करो। अगर देखो ए और बी, अब बी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो बी क्या हो जाएगा, बी और डी, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 3/4, बी यहाँ पर है, देखना बाद में है बी, तो बी को 3/4 लिखना, ये वाला बी है ना, तो क्योंकि बी इसने बाद में लिख रखा, तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 9 12 और 16। अब मेरे से ए और डी का पूछ रहा था, तो ए और डी कितना हो गया भाई 9 और 16, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। अगर देखें गाइस, देखो यहाँ पे ए की कैपेसिटी जो ए है, और बी कितने दिन में कर सकता है, इसे 20 दिन में। कैपेसिटी कितनी आ गई भाई, यहाँ से एलसीएम कितना लिया मैंने यहाँ पे 60, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 4, और बी की कैपेसिटी कितनी आ गई 3। अब इसकी 3 और 4 आ गई, तो वे दोनों कितने एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 60 को 3 और 4 कितने दिन में करेंगे भाई 7, तो इसको करेंगे तो कितना 7 8 56, 7 8 56, और कितना हो गया 7 8 56, 4/7, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 के पास केवल मेरा एक ही आंसर जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बाकी चेक कर लेना भाई कि अगर आपको इसे डिवाइड करना है पूरा को 60/7 को
इससे, तो साल कर लो भाई 56 अपॉन में 4 0 करने की ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे को केवल आंसर से मतलब होता है। तो कितना हो गया 35, और ये 5 जीरो, तो ये 5 चले गया 8.5, और फिर कितना हो गया ये हमारे 8 सत्ते सत्तू सत्तू 49, ठीक है। और इसके बाद भी ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी, तो आगे चलती रहेगी, बस हमें यहाँ पे 2 डिजिट तक पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा गाइस यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका ऐसा आंसर बताऊंगा भाई कि इसको आप 1 सेकंड में आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना 1 सेकंड में इसको पकड़ सकते हो, बस एक नहीं तो बोलो जैसे भाई 2 या 3 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, देखो एक फार्मूला होता है हमारा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो इस क्या करता हूँ मैं, इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होना है। तो पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी ना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तो कुछ भी रटने रटाने से कुछ बढ़िया नहीं होता भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना 2 कॉमन लेता हूँ। जब मैंने इसके 2 कॉमन लिया, ये तो 2 है ही चल रहा है, और प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। अगर आप गाइज यहाँ पे देखोगे, ठीक है, कॉस 4 थीटा है, अगर ये देखो ये वाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अब यहाँ पे मेरे को दे दिया 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ देखो थीटा है और यहाँ 2 थीटा है, तो यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ 4 थीटा था, तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ जब मेरे को फॉर्मूले में 2 थीटा दे रखा था, तो यहाँ थीटा हो जाएगा। तो ये गाइस जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ना, हमारे 11th क्लास में यूज़ होता है, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में हमारा ये है। तो ये फॉर्मूला उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो थीटा के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे यहाँ पे इसने 4 थीटा कर दिया, तो थीटा को हम डबल कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा कर रखा था, तो हमने यहाँ पे कर देंगे थीटा। तो इसको हो जाएगा भाई यहाँ से 2, तो 2 प्लस रूट के अंदर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा गाइस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, 2 प्लस ये कितना हो गया 4, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो देखो ये क्या 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4 कॉस स्क्वायर थीटा को, और ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा रूट कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है, 2, सॉरी यहाँ पे गाइस 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 थीटा चल रहा था ना, तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, ठीक गाइस। अब देखो फिर ये वाला फॉर्मूला बन गया। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ दोबारा 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो कितना हो गया कॉस 2 थीटा। तो देखो ये वाला फिर फॉर्मूला बन गया। अब इस वाले फॉर्मूले को दोबारा यहाँ पे पुट कर दो, और जब मैंने इसको पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सेम हमारा क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे ये कट गया, 4 का भार 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है गाइस। ये गाइस डायरेक्ट भी इसका आंसर याद रख सकते हो कि कॉस 2 थीटा इसका आंसर, सॉरी 2 कॉस थीटा इसका आंसर है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये एक अपना आप में एक हमारा वो है, इसका प्रूफ चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा गाइस डी। अब देखो इसको हमें एग्जाम में कैसे करना होगा, ये वाला मेथड हमें जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हमें जरूर आना चाहिए, इससे हमारे गाइस हमारे टॉपिक क्लियर होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे होते हैं, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में एक के जो ना 4 सॉल्यूशन होते हैं, कोई कॉस की थीटा की फॉर्म में, कोई साइन थीटा की फॉर्म में, कोई टेन थीटा की फॉर्म में, उसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब मैं देखो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ डायरेक्ट। मैं क्या करता हूँ, इस थीटा को ना 0 बना लेता हूँ, थीटा की वैल्यू मैंने 0 मान ली, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा भाई 0। आपको पता होगा भाई कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 क्या होता है भाई 1 होता है। अब जब कॉस 0 1 होता है, तो भाई ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 2। अब ये तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा, तो भाई ये कितना हो गया 2 प्लस, अब ये 4 का क्या भाई, यहाँ से 4 से मैं 2 बाहर लेके लूँगा इसमें रूट में से, और फिर ये 4 हो गया, अब इसमें से बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 2। अब मैं इसकी 0 वैल्यू पुट करके देखता हूँ। जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, तो कॉस 0 आ गया, कॉस 2 यहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो कॉस 0 कितना होता है भाई 1, और साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 होता है हमारा 0 ही रहता है। अब कॉस 0 कितना होता है हमारा 1, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ भाई, कॉस 0 कितना होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 2।
तो देखो इससे भी इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं अगर हमको टाइम बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। गाइज मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वाले में, फिर आप भी मैं समझा देता हूँ। देखो रेडियस है, रेडियस मुझे दे रखा है 2:3। आपको पता है रेडियस जो होती है हमारी सेंटीमीटर में होती है, और अब मेरे से क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। और मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ, देखो यहाँ क्या है, हाँ स्पेयर है, स्पेयर में वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम किस में होता है हमारा, सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9 हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर तो हमारा यही पूछा है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा ए। अगर मेरे से वॉल्यूम पूछता ना तो मैं इसका क्यूब कर देता। ठीक है, इन दोनों वॉल्यूम का क्यूब कर देता तो क्या हो जाता भाई 8 और 27। ठीक है, जो मेरे से नहीं पूछा, अगर मेरे से एग्जाम में पूछेगा तो मैं इसको आंसर कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि ये सेंटीमीटर में होता है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। एक होता है हमारा पैरामीटर। ठीक है, जब पैरामीटर की बात करते हैं ना गाइस, पैरामीटर भी हमारा सेंटीमीटर यूनिट में होता है। तो सेंटीमीटर में यूनिट में तो ध्यान रखना, जो अब यहाँ पे आएगी ना रेडियस या साइड, तो वो पैरामीटर के रेशियो के बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा एक जीवाणु की अवधि पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी अवधि में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो इजी क्वेश्चन है भाई, पहले 10 मिनट में 100 थी। ठीक है, पहले 10% में कितनी बढ़ी, 6%, तो मैंने 106 कर दिया। अब अगले 10 मिनट में कितनी बढ़ रही है भाई, 110%, मतलब सॉरी 10% बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, तो ये 0 गया। ठीक है, और इस 100 से ये 100 गया। तो अब यहाँ की मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 66, और कितना हो जाएगा 11/10, तो कितना हो गया 111, मतलब 116.6 हो गया। अब कितना डिफरेंट, पहले 100 था, अब कितना हो गया 116.6, तो इंक्रीज कितना हुआ है 16.6%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे दो संख्याओं का योग कितना है, 20 है। तो गाइस a प्लस बी का जो है 20 है, और इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है कितना है, 96। ठीक है, तो अब मेरे से पूछ रहा है दो संख्याओं का अंतर क्या है, तो यहाँ पे खुद ही लेट वैल्यू करोगे ना गाइस तो खुद ही आ जाएगा। देखो 12 + 8, 12 अट्ठे कितना होता है 20 हो गया, और 12 अट्ठे कितने होते हैं हमारे, 12 अट्ठे होते हैं 96। ठीक है, ये तरीका एक। ठीक है, अगर नहीं आप भी यहाँ पे आप वैल्यू लेट नहीं कर पा रहे, देखो एग्जाम में लेट करना जरूरी है, क्योंकि लेट करोगे ना इस पर तो 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारा ये सवाल हो जाएगा, 2 नहीं तो भाई 5 सेकंड के अंदर हमारा सवाल हो जाएगा आफ्टर क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर हमारा सवाल हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा लेंथी करना चाहोगे, देखो क्या होता है, जब हमें a + b दे दिया की वैल्यू 20 दे दी और a × 20 दे दिया 96। अब मुझे क्या निकालना, इसका डिफरेंस, मतलब बोले तो मुझे निकालना भाई a - b। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, माइनस की वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो गया भाई, ये 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, और ये कितना हो गया 96 से मैंने मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ से मेरे को दिख गया कि भाई ये 4 है, कि मतलब कि यहाँ से चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो गया 400। देखो ये 100 से कितना कम है, 96, 4 कम है, तो 4 चौक 16, तो भाई हमारा 16 आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 400 है और ये 4 से कितना कम है भाई 96, जो हमारा 100 से 4 कम है। बाकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, देखो 4 छिंग कितना 4 छिक्के कितना होता है 24 का 2, और 4 निम कितना होता है 36 और 2 38, तो कितना हो गया 384। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। अब 16 आ गया तो कितना गाइस, कितना हो जाएगा 4, तो इनका जो डिफरेंस आएगा हमारा क्या होगा 4। वैसे भी आपको दिख रहा था 12 में से 8 गए, कितना हो जाएगा 4। बाकी नहीं है, अगर आप वैल्यू लेट कर पाते ना गाइस तो इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि कुछ वैल्यू होती है ना, कोई हमारी क्या रेशियो में आ जाती है, 3/2 आ गई, 4/7 आ गई। ठीक है, ऐसी जब वैल्यू आती है ना तो इन वैल्यू को हम एज्यूम नहीं कर सकते और ना ही कर सकते, तो क्या फिर जब हमारा ये वाला फॉर्मूला कामयाब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहे समीकरण है x² - 7x + 12 है, कह रहा है इसके मूल ज्ञात करो। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा बी, क्योंकि देखो -3 और -4x हो जाएगा। ठीक है, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7x, और 3 चौके 12। ठीक है,
तो देखो 3 और 4 और 3 और 4, मतलब वही तो वाली बात हो गई यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 7 और a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 12। अब मेरे से फैक्टर पूछ रहा है, देखो 5 इंग 30, भाई ये तो नहीं हो सकता। 7 अट्ठे 56, ये भी नहीं हो सकता। 2 तिया 6, ये भी नहीं हो सकता। बाकी इसको सॉल्व करना है इजी तरीके से, तो वो बिल्कुल बेसिक डिटेल से तो वो भी सॉल्व कराते हैं, जो हमारा ये 9th के क्वेश्चन है। 0, यहाँ से मैंने क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर -7x को मैं फैक्टर करके -4x और -3x में लिख सकता हूँ। ठीक है, -7x को -4x प्लस माइनस का 3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन रहेगा किसका, माइनस का साइन रहेगा, और ये हो जाएगा 12 = 0। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 कॉमन लिया तो x माइनस का 4 हो जाएगा = 0। तो x माइनस का 3 और x माइनस का 4, ठीक है, 2 आ गई। मतलब इन दोनों में से मैं एक वैल्यू को लिखूंगा, और x माइनस 3 जो है इसको मैं एक वैल्यू लिखूंगा। अब इसके = मैं 0 रखता हूँ भाई, इसके = मैं 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जो मेरे से यहीं पे क्वेश्चन में पूछा थी। बाकी मैं इतना लेंथी नहीं करूंगा जब मुझे ये बेसिक चीज़ पता है, मतलब जब आप इस तरीके क्वेश्चन को खुद करके बैठे हो और जब आपको बेसिक डिटेल पता है ना गाइस, तो आप इसको एग्जाम में इस तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग सीरीज। कह रहा है इसका मीडियन क्या होगा। अब मीडियन का क्या होता है भाई, कि पहले मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, मतलब बढ़ते क्रम में। पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद क्या है 4 है, और फिर क्या है उसकी 5, फिर 8। तो मीडियन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो मिड वैल्यू होती है, क्या होती है, जो मिड वैल्यू होती है। तो 5 में भाई मिड वैल्यू कौन सी होगी हमारी 3, यहाँ से 2 हटा दो और यहाँ से 2 हटा दो, मिड वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन हमारा पैट एग्जाम में भी आया हुआ है, पैट एग्जाम में भी पूछा हुआ था। ये यूपी, जो हमारा यूपी में एग्जाम हुआ था पैट का, उसमें हमारा ये एग्जाम पूछा हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैसे करना गाइस, देखो इसमें एक गलती कर देते हैं बंदे, यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 169 नहीं लेट करनी, ठीक है, जब ये 13 का है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखो अगर मैं सॉल्व करूँ इसे, 1 + x अपॉन में 144, और ये क्या है 13 अपॉन में 12, तो 144 और 144 + x, और अब 13/12। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या माननी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्या मानूँ। तो अगर मैं 25 मानता हूँ ना गाइज, 25 तो कितना हो जाता है हमारा ये 169 अपॉन में 144, ठीक है, और ये रूट में है ये 13/12। तो जब ये कितना आ जाएगा 13/12 इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मानी मैंने यहाँ पे गाइज 25 मानी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइज हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रम से बराबर है, तो बेलन और शंकु के आयतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। गाइस ये कहना चाह रहा है एक कौन है, देखो मैं अभी, चलो मैं पहले बेसिक चीज़ समझाता हूँ इसमें। ठीक है, पहले समझाता हूँ फिर मैं आपको इसमें एक अच्छी चीज़ बताऊँगा आपको। एक ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, कहना चाह रहा है कि इसकी रेडियस r है, तो इसकी भी रेडियस r है, मतलब बराबर है। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h दे रखी है, मतलब आपस में इक्वल है। कौन की हाइट और इसकी हाइट इक्वल है, आपस में इक्वल है, इसकी रेडियस इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो भाई ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और पाई भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1:3। ये किसका, ये कौन है, और ये क्या है हमारा गाइस सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर हो जाएगा। अब मेरे से पूछा क्या बेलन, तो बेलन को पहले ले आना, तो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, बेलन को पहले लेकर आना पड़ेगा, 3:1 हो जाएगा। देखो फॉर्मूले में ही दिखाऊं मैं, इसका ये 1/3, इसका 1/3 फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको देखो फिगर बनाता हूँ, ठीक है, कि अगर ये देखो मैं ये फिगर, ये हमारा सिलेंडर हो गया। आपको इससे याद रहेगा अच्छे से, फॉर्मूला आपको बढ़िया तरीके से याद रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और इसको यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तो देखो ये मेरा एक कौन बन गया। ठीक है, एक कौन बन गया। ठीक है, अब ये क्या, एक हिस्सा है कौन का, एक हिस्सा कौन का, दूसरा हिस्सा ये हो गया, और तीसरा हिस्सा कौन का ये हो गया। तभी हमारा जो फॉर्मूला होता है ना कौन का, सिलेंडर का ना 1/3 होता है। ये 1 बाई क्या होता है 1/3 πr²h होता है, और सिलेंडर का हमारा क्या होता है πr²h। ठीक है, बस हम 1/3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको याद रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे हैं बिंदुओं -5,6 और -6,5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और बिंदु 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। गाइस अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। देखो ये हमारे 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट कर पाते हैं, बहुत ही कम अटैम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो ये दो लाइन है, ठीक है, आपस में 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें बता दिया, ठीक है। और एक का पॉइंट क्या दे रखा, -5 और 6, और इसका जो दूसरा पॉइंट है -6 और -5 है। और जो जो न परपेंडिकुलर है, इसका जो पॉइंट है ना वो क्या है, 2,3 है। अब जब 2,3 है गाइस, तो पता क्या होता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है आपस में 90 किलो होती है, तो दोनों का जो स्लोप है m1 इंटू m2, दो लाइन का स्लोप क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट वो होता है -1 के इक्वल, ठीक है। याद रखना गाइस, अगर मैं कहूँ कि दो लाइन अगर पैरेलल है, एक का m1 है और एक का m2 है, तो इन दोनों के स्लोप ना आपस में इक्वल होंगे जब दो लाइन पैरेलल है आपस में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को करना कैसे है, देखो मेरे को स्लोप निकालना है इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन को मैं इसका m1 स्लोप मानता हूँ, इसका m2 स्लोप मानता हूँ। तो इन दोनों की स्लोप निकालने, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। और अब मेरे को m2 निकालना है प्रोडक्ट। तो एक पॉइंट में मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ भाई, x और y पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x और y पॉइंट मान लिया, तो क्या हो जाएगा, y माइनस का 3, x माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल। अब मैं y2 की वैल्यू डालता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा y1, ये रहा हमारा y1 6। ध्यान रखना y और y2 ऊपर होते हैं, ध्यान ये मत कर देना कि x2 माइनस x1 कर दो, हमेशा ध्यान रखना y2 माइनस y1 ऊपर होते हैं और नीचे होता है x2 माइनस x1। अब क्या होता है, अब x2 है हमारा यहाँ पे क्या है भाई, -6, और माइनस x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा यहाँ पे गाइस -5, ठीक है। और इनटू यहाँ पे हमने इसको देख लिया y माइनस का 3, x माइनस का 2, और ये हो जाएगा हमारा -1। भाई ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कराएगा, स्किप कर देते हैं। तो अगर ऐसे इसकी क्वेश्चन स्किप कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि इन सेटों को करने का। तो क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है भाई, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, प्लस माइनस करना, ये तो हर कोई कर लेता। क्वेश्चन है तो भाई इनके ये डिसाइड करते हैं हमारे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो भाई ये कितना हो गया, -1, और -1 आया है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो -1, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सॉरी इसको काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा -1, और नीचे हमारे क्या रहा, माइनस का, यहाँ पे भी देखोगे ना माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि -6 और प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे भी हमारा -1 रहेगा इनटू, और ये क्या है हमारा y3 माइनस y3 x माइनस का 2 और इजिकल टू -1। देखो नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कट गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, y माइनस का 3 और -1 से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का x हो गया और प्लस का 2 हो गया। अब मेरे को x पॉजिटिव ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस का, और y ऑलरेडी पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। तो y ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे -3 है और -3 है, और y यहाँ पे आके आगे हमारा 2 सॉरी नेगेटिव हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई और प्लस -5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी का इस इक्वेशन कौन सी हो गई यहाँ पे हमारी, क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन हमारा हो गया होगा हमारा बी। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भाई इसे 1-2 बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना उस क्वेश्चन को भाई हमें करना सीखना है। तो ये देखो 120 का जो कॉस्ट प्राइस है और 150 क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो इसको मैं निकालूँ तो कितना हो गया, 3 से काटता हूँ तो 30 से ये आ गया, और 30 से काटा तो कितना हो गया, 4 और 5। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में 5 लेकर आ जाता हूँ, और सेलिंग प्राइस अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के हमारे रेशियो आ गए 5:4। अब जब 5:4 आ गई गाइस, तो 5 की वस्तु 4 में बेची गई, 5 की वस्तु 4 में बेची गई, तो लॉस कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो हानि कितनी हो गई भाई यहाँ पे 20% की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे दो संख्याओं का जो एलसीएम है 96 है और एचसीएफ 8 है, यदि दोनों संख्याओं में से एक 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट संख्या और सेकंड डिजिट, ठीक है। अब एलसीएम कितना दे दिया मुझे 96, एचसीएफ कितना दे दिया मुझे 8 दे दिया, एक संख्या मुझे कितनी दे दी 32 और सेकंड डिजिट मेरे से पूछ रहा है, तो कितना हो गया भाई, इसको मैंने काटा 4 और यहाँ से काटा कितना आ गया 24, तो सेकंड डिजिट आ गई हमारी गाई 24, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, कुछ नहीं है। देखो x इंटू वाई, अगर देखो x इंटू वाई दे रखा है और इसकी जो कमांड दे रखी है ये होता है कमांड बोल दे सकते हो उसे, हमें बस केवल इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो x की जगह मैंने 6 रखा और ये इंटू है और 24 है, जहाँ x है वहाँ 6 रखते चले जाओ, यहाँ 6 और जहाँ y है वहाँ 24 रख दो बस। जहाँ x है 6 रखा और जहाँ y है 24 रखा, तो कितना हो गया भाई, ये 30 हो गया और ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा। तो 30 प्लस 144 को बाहर लेके आया 12 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया गाइज हमारा 42। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, मैंडी 75 पृष्ठ वाले एक अध्याय का 3/5 भाग पढ़ता है और पूरा अध्याय पढ़ने के लिए उसे कितने पृष्ठ पढ़ने की आवश्यकता होगी। गाइज ये कहना चाह रहा है कि एक चैप्टर है जिसके 75 पेज है, ठीक है। एक चैप्टर में कितने पेज है भाई, 75 पेज है। वो चैप्टर का 3/5 भाग पढ़ता है, तो 75 पेजों में से उसने 3/5 भाग पढ़ लिया, तो कितने पेज पढ़ लिए भाई उसने, 15 45 पेज पढ़ लिए उसने, ठीक है। 45 पेज पढ़ चुका। कह रहा अब उसे पेज कितने पढ़ने की और ज़रूरत है, कह रहा पूरा अध्याय पढ़ने के लिए उसे कितने पृष्ठों की पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो टोटल पेज कितने थे, 75, 45 उसने पढ़ लिया, तो उसे पेज कितने पढ़ने की जरूरत है भाई 30, 75 में से माइनस कर दो 45 को, तो आंसर यहाँ पे हमारा दे नहीं रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, इसे रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। क्वेश्चन के अंदर गाइज ये कह रहा है कि एक 45 किलोमीटर है और अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी 45 दे दी, टाइम हमारा 64 सेकंड दे दिया। अब क्या दिक्कत होती है, अब 45 इंटू 64 को मैं नहीं कर सकता क्योंकि भाई जो मेरा यहाँ पे है टाइम है सेकंड्स के अंदर है, और मुझे स्पीड भी क्या लेके आनी होगी मीटर पर सेकंड के अंदर, जब ही तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो मीटर पर सेकंड। ये आपको मैं फिजिक्स के में बता देता हूँ रूल, देखो ये फिजिक्स में होता है। अब ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और टाइम क्या होता है सेकंड के अंदर, तभी तो हमारा डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा मीटर में, ठीक है गाइस। तो 45 है, अब मैं इसको मीटर पर सेकंड में करता हूँ, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए मुझे 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना हो गया भाई, ये 9 से काटा तो 5 हो गया और 9 से काटा 2 हो गया, ये कितना हो गया भाई 32, ये 25 इंटू 32, ठीक है। तो 32 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी तो 25 दूनी कितना हो गया 50 और 25 दिया 75, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई 800 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई सा नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 800 मीटर लगा लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 25,000 की राशि 12.5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखो 3 वर्ष का दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। 25,000 रुपये हैं, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। ट्री से करेंगे थोड़ा इजी बैठेगा, 12%, 12% और 12%। 25,000 का 12% कितना होता है 3,000 होता है, ठीक है। कितना होता है 3,000 होता है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 और 12 पंजे 60, ठीक है, और 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 3,000। तो 3,000 मिलेगा 12% का, ठीक है। तो यहाँ भी 3,000 मिलेगा और यहाँ भी 3,000 मिलेगा। अब सेकेंड ईयर पे क्या होगा भाई, इस जो सेकेंड ईयर पे इन यहाँ 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो सेकेंड ईयर होगा सीआई में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो इन 3,000 पे भी मुझे 12% मिलेगा। अब 12% मिलेगा तो इसका 3,000 पे देखो 12%, 30 क्या है हमारा 1% है, तो 12% कितना होगा 12 × 36, 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 360 हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर भी जो थर्ड ईयर होगा ना, देखो इस पे भी मिलेगा 360, 3,000 पे भी, तो ये कितना होगा 360, और इस पे भी मेरे को 360 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब जो लास्ट वाले चाहते हैं, अब इस वाले थर्ड ईयर पे अगर चलें तो अब क्या होगा गाइस, देखो मुझे इस पे मिल गया, अब क्या होगा इस पे भी 12% मिलेगा, ठीक है। तो इस पे 12% मिलेगा, तो 3.6 की मल्टीप्लाई, 3.6 1% हो गया, 12 से करा तो कितना हो गया भाई हमारा 12 × 72 और 12 × 36, 36 और 7 कितना हो गया 432।
तो 432 पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ गया 43.2। सबको ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 3 3 3 कितना हो गया 9000 हो गया ये, ठीक है। और 360 ये कितना भाई 3 बार है, तो 36 दिया कितना होता है हमारा 1080 हो जाएगा। और ये कितना है हमारा 43.2, ऐड कर दो तो कितना आ गया 2 3 12 और 1 कितना हो गया ये और 10 पॉइंट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा 10,123.2 रुपये। तो ऑप्शन हो जाएगा इस यहाँ पे हमारा सी। देखो इसको थोड़ा सा और इजी मैं आपको बताऊँ, देखो 25,000 रुपये है, ठीक है। अगर इसको आपको थोड़ा सा ऐसे याद करना है, देखो कॉन्सेप्ट को रटना मत, या अगर आपको समझ में आए ना तभी इसको थोड़ा सा वो करे करो, तभी क्वेश्चन में आगे बढ़ा करो। तो देखो 3,000 है भाई ये, और ये 3,000 है, तो इस वाले पे तो 30 कितना मिलेगा भाई हमें 12%, ठीक है 360। अब जो थर्ड ईयर पे ना भाई, थर्ड ईयर पे देखो इस वाले पे भी मिलेगा, इस ईयर वाले पे भी मिलता है और इस ईयर वाले पे भी मिलता है, तो डबल हो जाता है, कितना हो जाता है फिर डबल हो जाता है 720। तो मैं इसको डायरेक्ट 720 लिख देता हूँ। अब जब मिलेगा ना, अब जो सेकंड ईयर पे जो रहता है ये 360, तो इस 360 पे भी मिलेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो 14.32, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखो 12, 15, 18 एलसीएम लेता हूँ, 12, 15 और 18 का एलसीएम लेता हूँ, तो गाइस कितना आ जाएगा 180। एलसीएम तो निकाल सकते हो आप, इजी होता है 180। अब मैं देखो यहाँ पे मेरी ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये 9 से डिवाइड नहीं है। 9 + 7 + 5 कितना हो गया +0, तो 9 7 कितना हो गया भाई ये हमारा 16, 16 5 21, और 21 हमारा 9 से नहीं होता, तो ये वाला तो आंसर कट गया। ये वाली हमारी हाँ भाई ठीक है 18 9 से डिवाइड होती है, तो ये वाली वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और ये है, ये भी हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये भी 18 और ये भी 9 है। सेकंड चीज़ देखते हैं, 12 है, 12 है तो 4 और 3 का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली 4 से डिवाइड होगी। अब 4 से डिवाइड होगी तो लास्ट की 2 डिजिट है क्या है 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 4 से ये हमारी डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, 12.5 आ रहा, पॉइंट में आंसर आ रहा, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। ये वाली डिवाइड है, हाँ ये वाली डिवाइड है, लास्ट की दो डिजिट को हम 4 से डिवाइड करो तो 25 आएगा, इसको भी लास्ट की 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। तो हमारी क्या ये 2 वैल्यू हैं जो 180 से कट सकती हैं, बट हमसे कह रहा है कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी ना गाइस हमारी कौन सी होगी, 9,000 बड़ी होगी या 9,900 बड़ी होगी, तो बड़ी जो हमारी होगी सी होगी, तो हम इसकी तरफ जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे सी। डायरेक्ट आप इसको चेक भी कर लो भाई क्या हो जाएगा, इसको अगर आपको चेक करना है तो भाई आपको चेक कर लो, पंजे होता है कितना 90, 900 हो जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा, फिर 5 से कर दो डिवाइड इसे, तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 55 टाइम से इससे डायरेक्ट चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सर्व अंतर 4 है। अच्छा क्वेश्चन है, 9th 10th के क्वेश्चन है गाइस, कौन सा 9th क्लास 10th क्लास जिसे हम कहते हैं एपी, ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं, उसका क्वेश्चन है गाइस। ये कहना चाह रहा है A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है और ऐसे हमारा AN होता है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि A1 की जो वैल्यू है वो 5 है, जिसका पहला पद 5 है, ठीक है, पहला पद 5 है, और A2 - A1 इसकी वैल्यू 4 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, सर्व अंतर 4 है, मतलब सबका अंतर जो 4 ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे A3 - A2 तो इसका भी 4 होगा, A4 - A3 जो इससे अगली वाली संख्या होती है ना भाई, उसका जो डिफरेंस होता है इन दोनों में 4 होता है, ठीक है, 4 का डिफरेंस होता है। तो कह रहा है A9 वाली कौन सी मेरे को संख्या चाहिए भाई, A9 चाहिए। अब मुझे A9 चाहिए ना, तो भाई इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, ठीक, क्या होता है, A तो होता ही होता है और प्लस 8D होता है, ठीक है, 8D होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, देखो ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब मैं इसको आपको फॉर्मूला याद कराने का तरीका बताता हूँ, रटना मत, ठीक है, समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर देखो मैं A निकालता हूँ, A1 में केवल A है, और A2 क्या है भाई, A2 हमारी 5 + 4 है, ठीक है। D हमारा ये जो 4 है ना, इसको हम D से डिनोट करते हैं, डिफरेंस को, इसको D बोलते हैं डिफरेंस को। A होता है हमारा फर्स्ट पर, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो 5 होता है और 2 × 4 होता है, और A4 की बात करूँ 5 होता है प्लस 3 × 4 होता है। यहाँ पे देखना A2 को क्या लिखा मैंने, यहाँ पे A + D लिखा, और A3 को क्या लिखा मैंने, A + 2D लिखा, और A4 को क्या लिखा मैंने, A + 3D लिखा, ठीक है। जब 4 है तो 3 आ रहा है, जब 3 है तो 2 आ रहा है, और जो 2 है तो D आ रहा, और A1 तो भाई A के इक्वल ही होता है। तो मैंने A9 को क्या लिखा, 8D लिखा और A ऐड कर दिया, बस
इतना सा था भाई। तो ए की वैल्यू कितनी है 5 और डी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 4। तो 8 चौक 32 और 5 कितना हो गया भाई यहाँ पर 37। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन आ गया फिर हमारा 11th क्लास की क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 11th क्लास का क्वेश्चन है ये हमारा, और सेकंड चैप्टर बता देता हूँ, सेकंड चैप्टर है इसका हमारा, ठीक है। सेकंड चैप्टर है ये वाला। तो अब मेरे से पूछ रहा कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, इसे इनवर्स बोलते हैं। तो क्या करते हैं भाई, देखो ये कॉस इनवर्स है, अब 1/√2 है, ठीक है। 1/√2 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कॉस 45, ठीक है, क्योंकि 1/√2 कॉस 45 के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस 45 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या मैं इसकी 1/√2 की जगह मैंने कॉस रूट वो लिख दिया मैंने 45, और इसको क्या सेक इनवर्स है ये, और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं √2। अगर मैं √2 की बात करता हूँ ना गाइस, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर √2 की बात करता हूँ तो √2 हमारा जाता है, क्या होता है हमारा √2 45 डिग्री। बट भाई ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैंने कल ही आपको बताया था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होते हैं, टेन पॉजिटिव होते हैं, और हमारा कॉस पॉजिटिव होता है। तो सेक हमारा ऑल पॉजिटिव में आ जाएगा, और जहाँ कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारा नेगेटिव आएगा, तो √2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है, 90 से लेके हमारे 180 के बीच में होता है। 90 से लेके 180 के बीच में होगा, तो भाई ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर इसको आप 180 में से माइनस कर दोगे ना 45 डिग्री, जब √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 45 डिग्री पे होता है सेक पे, तो 180 में से 45 को माइनस कर दो तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 135। तो जो हमारा सेक होगा ना यहाँ सेक 135 डिग्री होगा, ठीक है, सेक 135 डिग्री होगा। अब ये माइनस को आप माइनस मत लगाना, क्योंकि मैंने माइनस, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना सेक 135 ये इक्वल होता -√2 के, और सेक 45, ठीक है, ये होता हमारे √2 के इक्वल, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो ही आपको सवाल को कर सकते हो, अदरवाइज इस सवाल को नहीं कर सकते। अगर देखो गाइस, अब देखो यहाँ से देखो ये कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स कॉस से चले जाएगा। अगर मैं देखो ये कॉस, देखो अगर यहाँ पे 10 की पावर 1 माइनस लिखा रहता तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 लिख देते हैं ना, ठीक है। सेम हमारा कॉस इनवर्स है तो ये क्या हो जाता है 1/cos हो जाता है, और ये क्या है कॉस है, ठीक है, और ये क्या है 45, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। देखो एग्जाम में क्या होता था उस टाइम हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते थे, उसमें हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं हो सकते थे, डायरेक्ट हमें 45 लिखना पड़ता था। बट हम कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे तो केवल आंसर ही चाहिए। तो यहाँ से सेक चले गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है गाइस, 135 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई के। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय में के उस हिस्से के दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या नियत होगी। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। 58 लड़के हैं और दशमलव में करना है मुझे, 100 विद्यार्थियों में से ये टोटल स्टूडेंट है, ये ऊपर वॉइस है, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.58। भाई वॉइस के हमारा क्या आ गया हमारे यहाँ पे पॉइंट में हमारी वैल्यू आ गई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं हो सकता गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं वर्ष 2013 से 2018 तक इस्तंबुल की जनसंख्या में हुई अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो मैं ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ता भाई, मेरे को इस लाइन से मतलब होता है, क्योंकि मेरा जो आंसर है ना केवल इसी लाइन से आ जाता है। ऊपर वाला तो लाइन ज़्यादातर टाइम वेस्ट करने का होता है, मोस्टली 90% आपका इसी लाइन से आ जाएगा। 90 नहीं 95 भी कह सकते हो आप। केवल ये वाली लाइन ही पढ़े करो ज़्यादातर, ये तब पढ़े करो जब आपका इससे नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो भाई 2013 में कितने था भाई, 2013 में था वैल्यू 1.3%, 1.3 है सॉरी, और 2018 में कितना हो गया, 2018 में हो गया 2.8। तो कितना बढ़ गया भाई, तो 1.3 से लेके कितना बढ़ गया भाई ये 1.5, तो 1.5 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 15/13, और ये 100 से कर दो इसे, तो कितना हो गया 1500/13। तो ऑब्वियसली 100 से तो ज़्यादा ही बढ़ा है क्योंकि 1300 हो जाता, तो 13 से मैं कर दिया तो कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना हो गया 200, सॉरी 1 ही ले लो, तो भाई यहाँ पे कितना हो गया 1, और अब 13 दे दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया 7 हमारा इसी से गया, तो 1 यहाँ पे हमारा आ गया, और 13 पंजे कितना होता है 65, ठीक है, तो कितना हो गया 5। अब ये हो गया 50, तो पॉइंट लिया तो कितना हो गया 13 39, ठीक है 39 हो गया। अब हमारा 11 वो बचेगा, तो जो आंसर है हमारा क्या आएगा
जो अगर हम एक पॉइंट में निकालें तो 115.3 आएगा, बट हमें क्वेश्चन के अंदर केवल 115 ही दे रखा है, ठीक है, क्योंकि 115 के पास कोई आंसर है ही भी नहीं नियर, तो हम केवल सीधे 115% लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा यदि एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक केतलियां के निर्माण के लिए कंपनी को प्रत्यक्ष सामग्री लागत के लिए 56,000 का भुगतान करना पड़ता है, तो विनिर्माण उप परिव्यय लागत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से कह रहा देखो प्रत्यक्ष सामग्री मेरे को यहाँ पे दिख गया, ये प्रत्यक्ष सामग्री का दे दिया यहाँ पे, ये मुझे दे दिया 56,000 के इक्वल, ठीक है, 56,000 के इक्वल मतलब 28% की वैल्यू 56,000, तो मैं इसको काटूँ तो कितना आ जाएगा 2, तो 2,000 आ गया, ठीक है, 2,000 आ गया, ठीक है, यहाँ पे मेरे 2,000 आ गया। तो अब मेरे से कह रहा विनिर्माण, अब मेरे से पूछा विनिर्माण, तो भाई 23 की वैल्यू क्या होगी, 23 की वैल्यू से मैं 2,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 46,000। इजी क्वेश्चन था गाइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है साइड गाइस, कह रहा किस वर्ष के दौरान कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित घड़ियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर अधिकतम था। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, तो अगर देखो 2014 में 2014 में देखो तो डिफरेंस कितना 105 और 20, डिफरेंस कितना है भाई 15 का। 2015 में कितना डिफरेंस है भाई 15 और 8, 15 और 8 कितना हो गया भाई 23 का डिफरेंस है, ठीक है। और 2016 में कितना है भाई डिफरेंस है 30 का, ठीक है, 100 और इसका है। और इस टाइम डिफरेंस कितना है भाई हमारा 2017 में डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है 35 का। अभी तक सबसे ज़्यादा 2017 ही रहा है। और 2018 में कितना है भाई 2018 में है 25 में से 8 गए, हमारा कितना हो जाएगा 17, ठीक है, 17 हो गया। और इसमें कितना है 2019 में, 2019 में 150 का 160, तो डिफरेंस है 10 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में भाई 2017 में, ठीक है, 35 का डिफरेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे हमारा ए। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से और बेसिक डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूँगा और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।